जब शुरू शुरू में पहचान होती है तो दोनों अजनबी होते हैं, फिर अजनबी पहचान वाले बन जाते हैं। पहले ये अजनबी पहचान वाले बने, फिर पहचान दोस्ती में बदल गई थी। ऐसा रील और रियल लाइफ दोनों में हुआ था। पहचान पसंद में बदलती है, पसंद दोस्ती में, और दोस्ती मोहब्बत। लेकिन बात जहां दोस्ती के मोहब्बत में बदलने की थी, रियल लाइफ में तो इस मोहब्बत की कोई मंजिल थी ही नहीं, क्योंकि ये अदाकारा पहले से अपने सपनों के शहंशाह की मलिका बन चुकी थी। और रील पर जो प्यार परवान चढ़ने वाला था उसकी अपनी एक सीमा थी, एक लक्ष्मण रेखा थी। नायिका जिसे दिल दे बैठती है, दुनिया की नजरों में वो उसका भाई है। ऐसे रिश्तों को समाज तो क्या, पर्दे के सामने बैठे दर्शक भी स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं था कि सिनेमा के पर्दे पर इतनी बोल्ड लव स्टोरी पहली बार उतारी गई थी, बल्कि ये प्लॉट तो एक पुरानी फिल्म से एडॉप्टेड, इंस्पायर्ड या कह लें कि रिक्रिएटेड था। करीब 15 साल पहले 1960 में आई राज खोसला निर्देशित फिल्म बम्बई का बाबू में देवानंद और सुचित्रा सेन के बीच भाई बहन के रिश्तों की आड़ में जाने अनजाने जो प्यार परवान चढ़ा था, उसका जो भी अंजाम हुआ हो, इस फिल्म के बाद पर्दे पर देवानंद और सुचित्रा सेन की जोड़ी फिर कभी नहीं बन पाई। और अगर एक एक्सेप्शन छोड़ दें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। साल 1975 में आई जमीर से पहले ही प्रकाश मेहरा ने अमिताभ और सायरा बानो को हेरा फेरी के लिए कास्ट कर लिया था, वरना इसके बाद तो ये जोड़ी फिर पर्दे पर नहीं दिखी। इसकी कई और वजह हो सकती हैं, लेकिन आज हम जिस कहानी, जिस प्लॉट और जिस प्यार की बात कर रहे हैं, उसने सिनेमा के पर्दे पर अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए शोहरत तो खूब बटोरी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आम आदमी का प्यार उसे उतना नहीं मिला जितना अदरवाइज मिल सकता था। खुद सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में माना था कि फिल्म जमीर में अमिताभ संग बनाई गई जोड़ी हमारे समाज के हिसाब से या तो बहुत आगे की चीज थी या फिर एक रिपीटेड ब्लंडर था, वरना हेरा फेरी के बाद भी हमारी कुछ फिल्में आई होती। खैर, जब 1960 में राजेंद्र सिंह वेदी की कहानी पर राज खोसला ने फिल्म बम्बई का बाबू बनाई तो ये वहां भी रिपीटेड थी। अगर भाई बहन वाला एंगल छोड़ दें तो ये ओ हेनरी की कहानी या डबल डाइट डिसीवर से इंस्पायर्ड थी। और दोस्तों, राज खोसला की फिल्म में वैसे तो कुछ भी अनुचित या गैर सामाजिक नहीं था, बल्कि ये तो दर्शकों के भीतर भावनाओं का एक ज्वार उठाने वाली कहानी थी। बस ये प्लॉट अपने समय से बहुत आगे, या कह लें कि टिपिकल सिनेमाई लव रोमांस से हटकर था। इसे दर्शक उस रूप में नहीं ले पाए जिसके वो आदी थे। लेकिन फिल्म में कहानी के अलावा भी बहुत कुछ था। एस.डी. बर्मन के संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के उम्दा गीतों पर मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मुकेश और मन्ना डे ने जो समा बांधा, उसके दम पर यह फिल्म आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती है। बिजली चमक जाए गहरी घटा से, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहां। शायद जमीर में वो म्यूजिकल सामान नहीं बध पाया, या फिर दिग्गज फिल्मकार बी.आर. चोपड़ा और उनके बेटे रवि चोपड़ा ने राज खोसला से एक कदम आगे निकलने के चक्कर में कहानी को ऐसा मोड़ दिया जहां इसकी गहराई ही खत्म हो गई। लेकिन अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्मों में से एक इस फिल्म में हर वो मसाला और स्टार वैल्यू थी जिससे इसके हिट होने की उम्मीद की जा रही थी। ये फिल्म पोस्ट जंजीर यानी उस दौर के बाद शुरू हुई थी जब बड़ी हीरोइनें अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन यूनिक प्लॉट वाली फिल्मों में जब वहीदा रहमान, तनुजा, नूतन सरीखी, कई सीनियर एक्ट्रेस ने इस नौसिखिए एक्टर संग आने में गुरेज नहीं किया, तो सायरा बानो ने भी जमीर और हेरा फेरी दोनों में अमिताभ के अगेंस्ट रोल साइन कर दिए। दोस्तों, ये वो दौर था जब फिल्मकारों के लिए केवल बॉक्स ऑफिस पर पैसे पीटना ही मकसद नहीं हुआ करता था। क्रिटिकल अक्लेम और सिनेमैटिक आर्ट की नुमाइश की भी होड़ थी। ऐसे में जब उस दौर के दिग्गज प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने बेटे रवि चोपड़ा का डायरेक्टोरियल डेब्यू कराने के मकसद से ये फिल्म शुरू की, तो सेंट्रल प्लॉट के तौर पर बम्बई का बाबू वाला वो एंगल चुना गया जिसमें एक शख्स किसी परिवार में बचपन के बिछड़े बेटे की वापसी के तौर पर एंट्री लेता है। बम्बई का बाबू वाला बाबू यानी देवानंद आपराधिक चंगुल या चपेट में एक नए कस्बे जोगेंद्र नगर पहुंचता है, जहां एक रईस आदमी शाह जी के घर उसके खोए हुए बेटे कुंदन के रूप में पनाह पाता है। अपनी सादगी और नेक दिली से वो शाह जी की पत्नी रुकमणी और बेटी माया का दिल जीत लेता है।
लेकिन वो वहां जिनके इशारे पर गया था वो उस पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो वहां से ज्यादा माल लूट कर निकाले। बाबू उस परिवार के भले लोगों के साथ कोई भी दगाबाजी करने से इनकार कर देता है। हालात तब और जटिल हो जाते हैं जब उसे माया यानी सुचित्रा सेन से प्यार हो जाता है। उसे भी पता है कि वो उसकी असल बहन नहीं है और माया को भी इसकी भनक लग चुकी है, लेकिन दुनिया की नज़रों में दोनों भाई बहन ही। ऐसे में तमाम दिल को छूने वाले और रोमांटिक सीन के बावजूद इस प्यार की कोई मंजिल नहीं दिखाई देती। फिल्म एक दुखद मोड़ पर खत्म होती है जहां बाबू ये तो साफ कर देता है कि वो कुंदन नहीं है, लेकिन अब वो परिवार के लिए कुंदन से कम भी नहीं। माया यानी दुनिया की नज़रों में अपनी बहन को नम आंखों से किसी और की दुल्हन के रूप में विदा करता है। और दोस्तों यहाँ मुकेश का गाया ये विदाई गीत सीना छलनी कर देता है। चल रही सजनी अब क्या सोचे। एक रिपोर्ट की माने तो जब B.R. चोपड़ा से उनके क्रिएटिव हेड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और खास लोगों ने पूछा कि जब देवानंद सुचित्रा सेन की बेहतरीन अदाकारी और सुपरहिट गीत संगीत के बावजूद बम्बई का बाबू नहीं चली तो जमीर से वो कैसे उम्मीद कर रहे हैं। इस पर चोपड़ा ने कहा कि हम खोसला वाली गलती नहीं दोहराएंगे, मसलन उस प्यार को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब दर्शक जानते हैं कि असली भाई बहन नहीं हैं तो क्लाइमेक्स डिस्क्लोजर के साथ उन्हें मिलाने में क्या हर्ज है। ऊपर से जमीर की कहानी में प्यार थोड़ा पहले ही पनप जाता है ताकि आगे कोई गिल्ट फील न करे। और प्लान के मुताबिक आखिर में परिवार का मुखिया महाराज सिंह या शम्मी कपूर खुशी खुशी बेटी का हाथ बादल यानी अमिताभ बच्चन के हाथ में दे देता है, जो अब तक उनके घर में उनका बेटा चिंपू बनकर धोखे से रह रहा था। हालांकि यहाँ बम्बई के बाबू के मुकाबले एक्शन पर ज्यादा फोकस है। मेरा गांव मेरा देश फेम विनोद खन्ना को उनकी उसी इमेज में भुनाने की पहल भी थी। सायरा बानो इस प्लॉट को लेकर एक्साइटेड थी और कहा जाता है कि उनके पति दिलीप कुमार ने, जिन्होंने खुद B.R. चोपड़ा की फिल्मों से नई बुलंदियां हासिल की थी, उन्हें फिल्म करने को इंस्पायर किया। कुछ साल पहले सायरा बानो ने कहा था कि तब तक न तो दीवार आई थी और ना ही शोले की कोई चर्चा थी। मैं अमिताभ संग 2 फिल्में कर रही थी और मुझे उनकी संजीदगी और सेट पर अपने किरदार को लेकर हमेशा सजग रहने वाला एटीट्यूड खूब आकर्षित करता था। इन 2 फिल्मों में भी हमारी जोड़ी हिट थी। ये अलग बात है कि हमें और फिल्में करने का मौका नहीं मिला। लेकिन दोस्तों ये जोड़ी आगे नहीं बढ़ी, उसके पीछे बड़ी वजह तो यही है कि जंजीर, दीवार और शोले ने अमिताभ को लेकर पूरी इंडस्ट्री का नजरिया बदल दिया था। हालांकि सायरा बानो उम्र में अमिताभ से 2 साल छोटी ही थीं, लेकिन दिग्गज दिलीप कुमार की बीवी होने का असर उनके इंप्रेशन पर था। फिर 1 आध साल के भीतर ही अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट नई नई हीरोइनों का एक्सपेरिमेंट ऐसा चला जो आगे कभी नहीं थमा। हालांकि कई क्रिटिक्स का मानना है कि बम्बई का बाबू वाला प्लॉट इतना सेंसिटिव था कि एक बार उस फ्रेम में आ जाने के बाद हीरो हीरोइन को लेकर आम आदमी का नजरिया नहीं बदलता। हालांकि जमीर के बाद आई हेरा फेरी में अमिताभ और सायरा का किरदार और अंदाज बिल्कुल अलग था और ये फिल्म हिट भी हुई थी। लेकिन क्या उसके बाद भी इस जोड़ी पर जमीर वाला सिबलिंग सिंड्रोम हावी था, या फिर अमिताभ के सुपरस्टारडम की आंधी में नई नई हीरोइनों ने ऐसा कोई भी स्कोप खत्म कर दिया। जो भी हो, एक ही प्लॉट पर आई ये 2 फिल्में आज भी अपनी बेहतरीन फिल्मकारी के लिए याद की जाती। हालांकि आप बताएंगे कि आपको बम्बई का बाबू या जमीर में से कौन सी फिल्म अच्छी लगी। इन दोनों ही फिल्मों की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।